जहां एक तरफ जंग के मुहाने पर खुद खड़ा है यूरोप, यूक्रेन पर रूस और अमेरिका का घमासान होने की संभावना है जो जरा सी गलती पर भड़क सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन चीन के साथ भारत का समझौता करना चाहते हैं। पर भारत ने साफ कर दिया है पुतिन को कि क्या होगा इस मीटिंग में और क्या है भारत की मांगे। जानेंगे भारत ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के राम सेतु को लेकर चीनी राजदूत पूरे सैन्य लश्कर के साथ क्यों पहुंचे हैं, आखिर कौन सा सीक्रेट प्लान है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जहां एक तरफ श्रीलंका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, श्रीलंका को जहां भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट और कई तरह की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हालांकि भारत अगर यही काम हम्बनटोटा पोर्ट के समय करता तो हम्बनटोटा पोर्ट भारत के कब्जे में होता, पर अब स्थिति थोड़ी बदली है। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। श्रीलंका ने चीन के बजाय भारत से खाद लेने का समझौता किया और भारत ने न सिर्फ खाद दिया बल्कि चूंकि मौसम निकल रहा था, ऐसे में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करके तुरंत खाद श्रीलंका पहुंचाया। अब इससे श्रीलंका, जो कि दुनिया के पहले पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला देश बनना चाहता है और चीन से किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं लेना चाहता है, उसको लेकर भारत ने जहां बड़ी मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक बवाल का कारण भी बन गया, क्योंकि चीन की कंपनी के साथ 3700 करोड़ रुपए यानी करीब 99,000 टन जैविक खाद खरीदने का समझौता हुआ था, जो टूट गया। बाद में चीन ने गुस्सा निकालने के लिए श्रीलंका के ऊपर हर्जाना भी ठोक दिया। अब श्रीलंका एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वैसे ये हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम का था, कहने को तो ऊर्जा का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जा रहा था और ये 3 उत्तरी द्वीप भारत के बेहद करीब है। सोलर प्लांट का ठेका जैसे ही चीन को मिला था, भारत ने वैसे ही विरोध दर्शाना शुरू कर दिया था और भारत के विरोध और दबाव का ये नतीजा हुआ कि श्रीलंका में चीन झुका और तमिलनाडु के पास जो ये सोलर प्लांट प्रोजेक्ट बन रहे थे, उस सोलर प्रोजेक्ट प्लांट पर रुकावट हो गई। चूँकि ये द्वीप भारत के बेहद करीब थे और चीन की मंशा दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि चीन पहले पैर रखता है और उसके बाद वहाँ मिलिट्री बेस बनाता है, इसलिए भारत ने ऐसा ही किया और इस विरोध का असर भी देखने को मिला। लेकिन अब अचानक से पूरी चीनी सेना को लेकर से बड़ी संख्या में चीनी सेना को लेकर श्रीलंका में जो चीन के राजदूत हैं क्यूई जेनहोंग शुक्रवार को एडम्स ब्रिज पहुंचे। वैसे आपको बता दें, ये हमारा राम सेतु भी है जिसे हम राम सेतु के नाम पे जानते हैं। और मामला सिर्फ इस ब्रिज तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि चीनी राजदूत देश के उस इलाके पर 2 दिन की दौरे पर गए जो इलाका तमिल बहुल है। श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना के सदस्यों को लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ राजदूत को एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया, यानी राम सेतु तक ले जाया गया। आपको बता दें, राम सेतु उत्तर पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिण तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच में स्थित है। चट्टानों से बना हुआ ये पुल 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक के जलडमरू मध्य से अलग करता है। राजदूत ने एडम्स ब्रिज के उस स्थान का दौरा किया जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूरी पर है। हाल के दिनों में किसी चीनी राजदूत द्वारा उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की ये पहली यात्रा है। वैसे आपको बता दें, ये वो इलाका है जहां अक्सर तमिलनाडु और इधर के जाफना के लोगों के बीच में विवाद होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। ऐसे में चीनी राजदूत का इस इलाके में पहुंचना कान खड़े कर रहा है कि क्या यहाँ से कोई आग भड़काना चाहता है चीन। है चीन हर संभव कोशिश कर रहा है श्रीलंका और भारत के बीच खाई को पैदा करने के लिए। अभी हाल ही में जो अदानी पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया है अदानी ग्रुप ने, उसे भी तुड़वाने के लिए प्रदर्शन करवाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए राम सेतु की ये यात्रा और जाफना
वहाँ प्रायद्वीप में 2 दिन राजदूत का घूमना कहीं न कहीं शक पैदा कर रहा है। वैसे एक तरफ जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खुद यूरोप के साथ जंग के कगार पर पहुंच गया है यूक्रेन का मामला। अभी तुरंत साफ होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो रूस समर्थित ग्रुप है, उन रूस समर्थित ग्रुपों ने मोर्टार से कर दिए हैं हमला यूक्रेन की सेना पर। असर ये हो गया है कि यूक्रेन की सेना का एक जवान मारा गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में अब जंग टल नहीं पा रहा है। यूक्रेन के बड़े मंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि अब लगता है जैसे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस ने भी परमाणु युद्ध और कई तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन 2014 से ही ऐसे लोगों से जूझ रहा है जिसे रूस समर्थन देता है। रूस इन विद्रोहियों को समर्थन देता है और इन्हीं के बल पर क्रीमिया पर फिर से अधिकार कर लिया था रूस ने। अब यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि अलगाववादियों के जरिए रूस ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार से उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब ऐसे में तो अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ऐसे ही हमला होता रहा तो हम प्रतिबंध लगाएंगे और बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। खैर, ये सब कुछ अभी जहां एक तरफ चल ही रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ी बात कह दी है और रूस इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। दरअसल रूस एक बार फिर भारत और चीन के बीच समझौता कराना चाहता है और अभी जो हाल के तनाव हुए हैं इसे खत्म करना चाहता है। अब इसी पहल के तहत यहाँ तक कि रूसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए, ताकि इस तनाव को खत्म किया जा सके और दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हो सके। अब इसे देखते हुए भारत में एक्सपर्ट कई तरह की बातें कह रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस इस स्थिति का फिर से चीन को ही फायदा दिलाएगा, भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वहीं भारत ने भी अपना पक्ष इस मीटिंग के होने से पहले ही रख दिया है, जहां कल फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान अपना बयान देते हुए भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ किया कि चीन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए भारत तैयार है और भारत निपट सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को भी भारत ने यही कहा कि हम इस मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तय होनी चाहिए कि जहां पहले थे चीनी वहां उन्हें वापस लौटना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पीछे लौटेंगे। अगर चीनी इस बात को मानते हैं तभी इस मीटिंग की सफलता निर्भर करेगी। वैसे रूसी पीएम क्या संदेश लेकर आते हैं भारत, वो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रूस नहीं चाहता है कि इस वक्त भारत और चीन में तनाव बढ़े और किसी तरीके से यहाँ शांति स्थापित करके पश्चिमी देशों के चंगुल से रूस पश्चिमी देशों की तरफ जाने से भारत को रोकना भी चाहता है। वैसे भारत ने पिछली बार मीटिंग में साफ कर दिया था, चीन जिस तरीके से आक्रामक बन रहा है, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम पश्चिमी देशों की तरफ अलाइन होंगे ही। इन सब का असर भी माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस समर्थित इस चीन भारत रूस मीटिंग में शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।